गुड इवनिंग एवरीवन। एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई में अपनी इतनी मेहनत कर रहे होंगे कि अगला सिलेक्शन आपका ही हो। ठीक है, तो लास्ट क्लास, जैसा कि आज हमारी ये तीसरी क्लास है और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप लोगों ने इससे पहले की 2 क्लासेस हम लोगों की नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उन दोनों क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। पहले आप वहाँ उन दोनों क्लासेस को देखें, उसके बाद ये तीसरी क्लास अटेंड करें, क्योंकि जब तक हम लोग बेसिक्स नहीं देखेंगे, जब तक हम लोग आधार नहीं बनाएंगे, आपको बीच से ये क्लास समझ नहीं आएगी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देख रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे चुनाव आयोग के बारे में और मैंने जैसा कहा ही था आप लोगों से कि चुनाव आयोग के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने वाले हैं और जहाँ तक जितना हो सके हम लोगों ने करने की कोशिश करी। लेकिन आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरा जो पढ़ाया हुआ है या मैंने जो समझाया वो चीज़ें आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा। आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंसों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आपसे बने कोई बात नहीं, अगर नहीं बनता है तो सर्च करके या वीडियो को फिर से आप देखकर उन क्वेश्चनों का जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चंस वहीं से होंगे जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो लेक्चर्स है उनमें आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो देख रहे थे, हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप लोग सबसे पहले मुझे बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन। दो सेकंड, ये मैं बोर्ड ले आऊं। ठीक, ये आ गया अपना पेन। तो ठीक है, तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था, तो उसमें आप लोग मुझे पहला क्वेश्चन ये बताएंगे कि बताइए वयस्कता की आयु, जो वयस्कता की आयु है कौन से संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बताइए चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, डेट सहित लिखना है। चुनाव आयोग की स्थापना, ठीक है, यहां पे डेट आप लोगों को लिखना है, प्लस आप लोगों को बताना है कि जो वयस्क मताधिकार, आप लोगों को बताना है। वयस्कता से संबंधित तो एक क्वेश्चन हो गया। चलिए कुछ और पूछते हैं। कुछ और जो पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि आप बताइए कि चुनाव आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त, प्रथम चुनाव आयुक्त, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, प्रथम चुनाव आयुक्त आप लोगों को बताना है। दूसरा, आप लोगों को चुनाव आयोग की स्थापना की डेट हम लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है। और तीसरा ये बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत जो वयस्कता की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वो सन और वो संविधान संशोधन आपको मुझे बताना है। ठीक, एक क्वेश्चन और लिख लो। आप ये बताइएगा कि जो 1+2 मैंने बताया था कल आप लोगों को कि चुनाव आयोग की जो संरचना है वो 1+2, एक जो होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो दूसरे होते हैं वो 2 जो होते हैं वो अन्य होते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है ये आप लोगों को बताना है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, इतने क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए।
मैं आपके आंसर्स देखूंगा, जिनका आंसर सही होगा ऑटोमेटिक मैं उसको लाइक कर दूंगा, वहीं से आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारे अनुच्छेद, मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने सारे अनुच्छेद हम लोगों ने देख लिए थे, और 324 सब क्लॉज 6 में हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी चुनाव करवाना होगा तो राष्ट्रपति व राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। ये बात जो है वो अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 6 में ये सारी बातें बोली गई थी। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में सब कुछ डिस्कस कर चुके थे, और जो आज हम लोगों को डिस्कस करना है वो ये, क्या डिस्कस करना है सर? हम लोग पहली क्लास से ये देख रहे हैं कि आप चुनाव आयोग के बारे में सारी चीज़ें बता ही रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि चुनाव आयोग क्या क्या काम करता है। तो आज की क्लास की शुरुआत ही हम यहाँ से करेंगे कि चुनाव आयोग कौन कौन से काम करता है, चुनाव आयोग के काम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी इसकी जो इसके अधिकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में अभी हम लोग यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में तो इतना प्यारा क्वेश्चन बनेगा ना, 3 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा। तो इसको आप समझिए, निर्वाचक इसका पहला काम, ठीक है, आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा, निर्वाचक नामावली को तैयार करना। अब ये निर्वाचक नामावली क्या होती है? तो निर्वाचक नामावली क्या होती है, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब भी चुनाव होता है, अगर आप किसी गांव में रहते हैं, किसी पंचायत में रहते हैं, तो पंचायत में एक लिस्ट आती है आपके गांव में, जितने भी लोग वोट डालने वयस्कता की आयु को पार कर जाते हैं या वोट डालने का अधिकार जब उन्हें मिल जाता है, तो एक लिस्ट आती है वहां पर, और लिस्ट में जितने भी जो वैध मत वाले लोग होते हैं, जो वोट डालने के अधिकार जिनको प्राप्त होता है, उन लोगों की एक लिस्ट होती है, और उस लिस्ट में जो नाम लिखे होते हैं सभी के, वही जो लिस्ट जो होती है वो लिस्ट तैयार कौन करता है? चुनाव आयोग तैयार करता है, और उसी लिस्ट को बोला जाता है निर्वाचक नामावली। ठीक है, निर्वाचक नामावली उस लिस्ट को बोला जाता है। तो इस निर्वाचक नामावली को तैयार करने का काम किसका है? इस निर्वाचक नामावली को तैयार करने का काम निर्वाचक आयोग का है। ठीक, अब निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली तो तैयार कर दी, निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली, पहला काम तो उसने अपना कर दिया। अब क्या? अब जैसे कि मान के चलो अभी कोई जो लड़का या कोई लड़की है, अभी वो 17 साल की है, 1 साल बाद वो 18 क्रॉस कर जाएगी, तो जैसे ही वो 18 क्रॉस कर जाएगी मतलब उसे वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। तो उनको बोला जाएगा योग्य मतदाता। योग्य मतदाता मतलब अब उन्हें वोट डालने का अधिकार मिल गया, तो उन योग्य मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करने का काम भी किसका है? ये भी निर्वाचन आयोग का काम है। समझ में आ रही है बात? ठीक, इसके बाद अगर आप अपना कोई राजनीतिक दल खोलना चाहते हैं, अपनी एक पार्टी बनाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उस पार्टी को मान्यता देने का काम भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग करेगा। राजनीतिक दलों के लिए जो आचार संहिता का मतलब आप समझिए कि हर राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टियों के लिए चुनाव आयोग के द्वारा डिसाइड की हुई ऑलरेडी एक नियमों का एक संग्रह होता है, या हम लोग बोल दें रूल्स मान लो आप, ठीक है, कि एक रूल्स की एक फाइल है या एक रूल्स का संग्रह है जिसमें सारे नियम कायदे लिखे हुए होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन कौन से काम करने हैं और कौन से कामों पर प्रतिबंध है, क्या चीजें बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किन प्रचार कब तक करना है, कब प्रचार नहीं करना है, इन सारी चीजें, ये सारे नियमों को लिखा होता है। तो उसी को आचार संहिता बोला जाता है। तो इन राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता मतलब नियमों को बनाने का काम भी जो है वो निर्वाचन आयोग करता है। सिंपल भाषा में आप ये मानिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके लिए नियम बनाने का काम भी जो है वो कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। अगला काम देख लें तो राजनीतिक दल मतलब पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पार्टी है उनको चुनाव चिन्ह, जैसे आप लोग देखते होंगे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा, ठीक है, और साथ ही अगर हम लोग देखें भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, ठीक है, और भी अलग अलग पार्टियों के अलग अलग चुनाव चिन्ह होते हैं। तो ये चुनाव चिन्ह जो आवंटित करते हैं या इन चुनाव चिन्हों को आवंटित करने का काम भी किसका है? चुनाव चिन्हों को आवंटित करने का काम भी जो है वो निर्वाचन आयोग का है। अगला काम क्या है सर? अगला काम जो है, ठीक है, अगला काम देख लो। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुका हूं। 2 सेकंड है ना, हाँ,
चलिए, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं कि चुनाव आयोग का काम है चुनाव संपन्न कराना। तो क्या चुनाव संपन्न कराने का मतलब है पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव भी संपन्न कराएगा ये चुनाव आयोग? इस चीज़ का जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्या पंचायत और नगरीय निकाय के चुनावों से किसी भी प्रकार का संबंध है? जो हम जिस चुनाव आयोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में, तो बिल्कुल भी नहीं। पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। तो कौन कौन से चुनाव कराता है? कल की क्लास में भी हम लोगों ने देखा था। एक तो संसद के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी? संसद के अंदर आ जाएगी लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कराता है। लोकसभा प्लस राज्यसभा के चुनाव कराता है। राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है चुनाव आयोग। और राज्य विधानमंडल में हम लोगों ने बोला था, राज्य विधानमंडल में क्या क्या होता है? एक तो होती है विधान परिषद प्लस फिर होती है विधानसभा। आप लोगों को मैं कल भी मैंने पूछा था कि बताइए कौन कौन से ऐसे राज्य है जहां पर विधान परिषद का गठन हुआ है। इस चीज के बारे में भी आप लोगों को सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार एवं प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। मैंने कल भी बताया था कि प्रादेशिक चुनाव आयुक्त जो है, प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। या चुनाव आयोग क्या करता है? सलाह देता है राष्ट्रपति को कि इन लोगों को हम लोगों को काम करने के लिए आयुक्तों की आवश्यकता है, तो आप हमें प्रोवाइड करिए। ये सलाह देता है राष्ट्रपति को, ठीक है। संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। अब अयोग्य करार देने का काम किसका है? राष्ट्रपति ही अयोग्य कर सकता है किसी को, लेकिन जो सलाह देने का काम है वो भी चुनाव आयोग का है। अगर किसी इंसान अगर आचार संहिता के अंतर्गत नहीं रहता है तो उसकी जो गतिविधि है उसको मॉनिटर करके चुनाव आयोग उसे अयोग्य ठहराने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। तो अयोग्य ठहराएगा कौन? प्रेसिडेंट ठहराएगा। और इस संबंध में सलाह कौन देगा? तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह देगा। किस संबंध में? संसद के सदस्य को अयोग्य ठहराने के संबंध में। अब संसद में वही लोकसभा और राज्यसभा, बार बार बता रहा हूं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को। अब विधानमंडल की बात कर दें तो विधानमंडल के संदर्भ में अयोग्य ठहराने के लिए किसको सलाह देगा? तो राज्यपाल को सलाह देगा। अब विधानमंडल में क्या क्या? विधान परिषद प्लस विधानसभा, इनके जितने भी सदस्य हैं, अगर उनमें से कोई आचार संहिता का पालन नहीं करता है तो उन सभी को अयोग्य या कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जिससे कि उन्हें अयोग्य ठहराया जा सके, तो इस संबंध में राज्यपाल को वो सलाह देता है, ठीक है। ये कुछ मुख्य काम हुए। अगले काम देखिए, तो क्या क्या काम हम लोगों ने देख लिए चुनाव आयोग के काम। अब क्या क्वेश्चन बनेंगे सर? 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि बताइए चुनाव आयोग के मुख्य कम से कम 3 काम आप हमें बताइए। तो 3 काम, इनमें से कोई भी आपको बता देना है। 5 नंबर में भी सेम क्वेश्चन बन सकता है कि चुनाव आयोग के कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप लोग अगर लिखना चाहें तो ये सारे क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंसों को आंसर लिख के आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे डाल सकते हैं। वहां पर फैकल्टीज के द्वारा चेक करके आपको रिव्यू दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या ये सारी चीजें, क्या क्या देख लिया, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि मेंस में भी काम आने वाला है। प्री में तो कम काम आएगा, लेकिन मेंस में ज्यादा काम आएगा। क्या कौन कौन से काम है? निर्वाचक नामावली तैयार करना, योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता को तैयार करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। अगला क्या है? चुनाव करवाना। कौन कौन से चुनाव करवाना? तो ये सारी चीजें ये लिखा हुआ है। संसद के सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी राष्ट्रपति को सलाह देना, और विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी मामलों में राज्यपाल को सलाह देना। ये सभी काम जो है ये चुनाव आयोग के हैं, ठीक है। आपने बताया सर कि पार्टियों को मान्यता देता है। चुनाव आयोग का एक मुख्य काम जो है वो है पार्टियों को मान्यता देना, कि अगर कोई पार्टी बनाना चाहता है तो उसको मान्यता देने का काम। तो आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मतलब राष्ट्रीय दल मतलब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी
ठीक है, पैन सेलेक्ट हो गया। तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मापदंडों को हमें पार करना होता है या कौन कौन से मापदंडों को पूरा करना होता है, तो अगर आप मान के चलिए हम लोग इसे बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आपको एक बार में समझ आ जाना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो मान के चलो कि आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आप अपने क्षेत्र में कोई राजनीतिक पार्टी बनाकर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और आपको चाहिए कि मुझे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिले, आपकी पार्टी को जो है वो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिले, तो आपको कौन कौन से मापदंडों को पूरा करना होगा, तो इन्हीं सब बातों के ऊपर स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जो पहला मापदंड है, ठीक है, कि आपकी पार्टी कम से कम 4 लोकसभा सीटें, कितनी, मतलब आपकी पार्टी में 4 सांसद होने चाहिए, 4 लोकसभा सीटें, ठीक। उसके बाद साथ में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करे, ठीक है। पहली शर्त क्या है, मैं मान रहा हूं बहुत टफ है, लैंग्वेज बहुत टफ है, लेकिन उसको जब समझ जाएंगे आप तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो क्या है मान्यताएं? मान्यता है कि आपने एक पार्टी बनाई है, आपके क्षेत्र में आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिले। तो सबसे पहली चीज तो आपकी पार्टी को 4 सांसद चाहिए होंगे, एमपीज, कितने एमपी, 4 एमपी प्लस कम से कम 4 राज्य, कितने स्टेट, 4 राज्यों में। अब कुल वैध मत क्या होता है? वैध मत मतलब मान के चलो कि जितने भी आपने वोट डाले, मान के चलो कि 100 वोट डले, ठीक है, 4 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में 100 वोट डले, तो उसमें से मान के चलो कुछ वोट गलत डल जाते हैं, तो उनको हटाने के बाद जितने भी सही वोट जो पड़ते हैं, जितने भी सही वोट पड़ते हैं उनको वैध मत बोलते हैं। मान के चलो 2 वोट डिलीट हो गए तो 98 वोट। अब इन 98 वोट में से आपको चारों राज्य में कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट, अब 98 का 6% आप लगभग 5 वोट आपकी पार्टी को मिलना चाहिए। जीते ना जीते उससे कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी वोट पड़े उसका कम से कम 6% वोट आपकी पार्टी को मिलना चाहिए। ये भी कितने राज्यों में? तो ये भी 4 राज्यों में। तो पहली कंडीशन ये हुई कि कम से कम आपको 4 सांसद तो चाहिए ही चाहिए, 4 सांसद, 4 एमपी चाहिए, प्लस 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट चाहिए। अलग अलग 4 राज्यों में वैध मतों का 6% वोट चाहिए। पहली जो मापदंड है ये है कि अगर आपने पहला मापदंड पार कर लिया, आपकी पार्टी ने पहला मापदंड पार कर लिया, तो आपकी जो पार्टी है उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या 4 सांसद, 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट आपकी पार्टी को मिलना चाहिए। जीतना हारना वो बात दूर है, 6% वोट चाहिए और 4 सांसद चाहिए बस, ठीक है। अगर ये नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप पहली जो वो है वो पूरा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो पहला आप वो नहीं कर पा रहे हो, अब क्या करना है यार, पेन कुछ दिक्कत कर रहा है। दो सेकंड मुझे देख ही लेने दो इसको, क्या है समस्या। ठीक है, इसी से काम चलाते हैं अभी, ठीक, कोई बात नहीं, होता रहता है कभी कभी। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ये जो मापदंड है अगर ये पार नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे, आप दूसरा, आप लोगों को दूसरा मौका दिया उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप कम से कम 2% लोकसभा में कम से कम 2% सीटें, मतलब 545 सीटों का 2% अगर हम निकालेंगे तो लगभग 11 सीटें, ठीक है। 11 सीटें आप ले आइए, मतलब 11 सांसद आप अपने तैयार कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि एक ही राज्य से आप 11 सांसद ले आए, आपको ये 11 सांसद जो है वो 3 अलग अलग राज्यों से लाना होगा। मतलब 3 अलग अलग राज्यों के सांसदों को मिलाकर अगर आपके टोटल, आपकी पार्टी के सांसद अगर 2% हो जाते हैं, मतलब अगर टोटल 11 सांसद आपकी पार्टी के हो जाते हैं, तब भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो क्या बात हुई, पहली
4 सांसद प्लस 4 अलग, कम से कम 4 अलग राज्यों में वैध मतों का 6%। ये नहीं कर पा रहे सर, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला दूसरी चीज कर लो, आप क्या ले आओ, आप 11 सांसद ले आइए, लेकिन वो 11 सांसद भी 3 अलग अलग स्टेट से होना चाहिए, 3 स्टेट से होना चाहिए, ठीक है, 3 अलग अलग स्टेट से होना चाहिए। ये बात हो गई, कोई बात नहीं, ये नहीं कर पा रहे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये नहीं कर पा रहे, ठीक है, एक और मौका आप लोगों को देते हैं हम लोग। तो उन्होंने बोला क्या मौका देते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार आज पेन बम दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में अगर उसे मान्यता मिल जाती है तो भी उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। 3 चीजें बोली उसने कि अगर आपने कोई पार्टी बनाई है और आप अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त कराना चाहते हैं तो आपको 3 मापदंडों से गुजरना होगा। पहला मापदंड क्या है कि आपको 3 मापदंडों से गुजरना होगा। पहला ये कि कम से कम 4 लोकसभा की सीटें, कम से कम 4 लोकसभा की सीटें और कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% आपकी पार्टी को प्राप्त हो तो आपको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। साथ में ये नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला कि कुल लोकसभा की सीटों के का 2% का मतलब 11 सीटें, लोकसभा की 11 सीटें आप ले आइए, लेकिन यह भी 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। अगर आप ये मापदंड पूरा कर जाते हैं तब भी आपकी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं कर पा रहे सर, तो तीसरी चीज उन्होंने बोला कि तीसरी चीज आप एक काम करो, 4 अलग अलग राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लो। जब आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली आपको क्या कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपको कह देंगे कि आप जो है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर सारी चीजें तो आपने समझा दी, लेकिन ये राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग देख लें कि देश में कितनी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। तो कितनी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला हुआ है, तो ये है टोटल 8, ठीक है। कितनी पार्टी, 8 पार्टियां हैं। ये 8 पार्टियां आपको याद रखना है, इनके नाम। भारत में सिर्फ और सिर्फ 8 ऐसी पार्टी हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिला है। इसमें सबसे पहली पार्टी आप खुद भी जानते हैं कौन सी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी, इसका नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली पार्टी कब स्थापना हुई, 1885 में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर हम लोग बात करें कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब सीपीआई। फिर है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम। फिर भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, तो बीजेपी आप जानते ही होंगे, ठीक है। फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती जो दीदी वाली जो पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, वो भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी की पार्टी जो बंगाल की सीएम है इस समय पर, उनकी पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा उनकी भी पार्टी को प्राप्त है। राष्ट्रवादी कांग्रेस मतलब एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। शरद पवार जी की पार्टी है जिन्होंने अभी क्या उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, अभी उनकी सरकार गिर चुकी है। उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, कहां पर, महाराष्ट्र में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और अभी वो सरकार गिर चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया एनसीपी। और एनसीपी के बाद एक पार्टी आती है मेघालय की पार्टी, जिसे बोला जाता है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसके संस्थापक जो है वो संगमा है, जेपी संगमा, ठीक है। तो ये जो है ये 8 पार्टियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्टियां हैं जिन्हें भारत में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। मतलब सर
अभी इससे पहले जो आपने समझाया कि जो जो मापदंड है, तो इन सभी पार्टियों ने वो मापदंड पूरे किए होंगे, तो बिल्कुल सही, इन सभी पार्टियों ने वो सारे मापदंड पार किए हैं जो मैंने आप लोगों को इससे पहली वाली स्लाइड में पढ़ाए। तो ऐसे इन मापदंडों को प्राप्त करने वाली जो पार्टियां हैं वो इतनी पार्टी है। बहुत ही जल्द अब भविष्य में देखेंगे कि आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करेगी। आपने नाम जरूर सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी को आज भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई राज्य स्तरीय पार्टी। अब हम लोग देखेंगे कि राज्य स्तरीय की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से हम लोगों को मापदंडों को पार करना होगा या मापदंड को प्राप्त करना होगा। ठीक, तो ये हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का जो लास्ट पॉइंट था उसमें यह कहा गया था कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम 4 ऐसे राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर ले, ऑटोमेटिक अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त आपको हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य स्तरीय की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो प्रावधान है वो ये है, जो मापदंड है वो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले लोकसभा, ठीक है, सबसे पहले लोकसभा, ये देखिए लोकसभा अथवा विधानसभा, या तो लोकसभा या तो विधानसभा में जितने भी वोट पड़े हैं, जितने भी वैध मत, मतलब जो वोट अगर डिलीट हो जाते हैं तो उन वोटों को छोड़कर जो वोट बचता है उसे वैध मत बोलते हैं। तो उसका 8% अगर आपकी पार्टी को मिलता है, मान के चलो कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव है और आप अपनी एक नई पार्टी तैयार करना चाहते हैं, आपने अपनी एक पार्टी बनाई और आप चाहते हैं कि आपको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाए मध्य प्रदेश में, तो सबसे पहले काम आपको करना पड़ेगा या तो लोकसभा या तो विधानसभा। विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो विधानसभा में जितने भी वोट पड़े उन वोटों का अगर आप 8% वोट, कितना परसेंट, 8% वोट प्राप्त कर लेते हैं तो आपको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है सर, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो इसके बाद भी उन्होंने और ऑप्शन दिए आपको। उन्होंने बोला कि विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% और कम से कम 2 विधानसभा सीटें इतनी प्राप्त कर लो। देखो, पहले पॉइंट में उन्होंने बोला कि कम से कम आप 8% वैध मत प्राप्त कर लो, इसमें उन्होंने जीतने के बारे में कुछ नहीं बोला। आपने अगर 8% वोट प्राप्त कर लिए और आप एक भी सीट नहीं जीत पाए तो भी कोई बात नहीं, तब भी आपको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। कब? जब आपको 8% वोट लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 8% मिले। जीते हारे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन दूसरी चीज में उन्होंने बोला आप 8% नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको दूसरा ऑप्शन देते हैं। क्या दूसरा ऑप्शन देते हैं? दूसरा ऑप्शन में उन्होंने बोला कि आप विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% ले आइए और साथ में 2 विधानसभा की सीट, मतलब 2 एमएलए जीत कर ले आइए, 2 एमएलए जीत कर ले आइए, तो आपको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इन्होंने बोला सर 6% तो ले आएंगे लेकिन 2 एमएलए नहीं जीत पाए, इसके बाद का क्या ऑप्शन है? उन्होंने बोला चलो छोड़ो, ये भी नहीं हो रहा तुमसे, अगला पॉइंट देखो। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, विधानसभा में कुछ नहीं हो पा रहा, अब तुम देखो लोकसभा में। उन्होंने बोला कि लोकसभा में 6% वोट पा लो वैध मतों का, और साथ में जिस राज्य में राज्य स्तर पार्टी का दर्जा चाहिए उसमें 1 लोकसभा की सीट, मतलब 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको जीत कर लाना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तब भी आपको राज्य स्तर पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। क्या बात बोला? विधानसभा में 6%, 2 एमएलए नहीं ला पा रहे हो, कोई बात नहीं। तीसरे पॉइंट में उन्होंने बोला लोकसभा में 6% वोट ले आए, कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त कर ले और साथ में 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आ जाए, तब अब भी आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। उन्होंने बोला इसके बाद भी कोई व्यवस्था है क्या? तो हाँ, इसके बाद भी व्यवस्था है। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप इतने 6%, 8% वोट नहीं प्राप्त कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, विधानसभा में 3% सीटें, मतलब अब मान के चलो कि जैसे
या 3 सीटें जो भी अधिक हो ये प्राप्त कर ले। 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो, मतलब अगर आप देखोगे कि 50 का 3% कितना होगा, 50 का 3% लगभग 2 सीटें होगा, ठीक है, लगभग 3% तो 100 में 3 हो जाएगा। अगर किसी लोकसभा में, मान के चलो किसी राज्य की विधानसभा में 100 सीटें हैं टोटल, तो उस विधानसभा में आपको 3 सीटें जीतना होगा। और अगर आप 3 MLA यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, 3 MLA यहाँ ले आते हैं तो ही आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो कि 42 सीटें हैं आपकी किसी विधानसभा में, 42, तो इसका 3% निकालिए। इसका 3% कैसे निकालेंगे? लगभग 2 सीटें वही आएगी, लगभग 2 सीटें, ठीक है। तो 2 सीटें तो आप ले आओगे, लेकिन 2 सीटों में आपने 3% सीटें तो ले आई इस विधानसभा की, लेकिन फिर भी आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि या तो 3% सीटें ले आओ या 3 सीटें, कम से कम मिनिमम 3 MLA तो होना ही चाहिए, इससे कम MLA नहीं चलेंगे। यहाँ पर हमारे 2 ही MLA आ पा रहे थे, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी, सारी चीजें समझ आई होगी कि क्या क्या है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा हम लोगों ने समझ लिया। राज्य स्तर की पार्टी का दर्जे के लिए मैंने बताया ही आपको, सबसे पहला काम, लोकसभा या विधानसभा में कुल पड़े गए वैध मतों का 8% वोट ले आइए। जीते या हारे इससे कोई मतलब नहीं, अगर आप ऐसा कर पाते तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ऐसा नहीं कर पा रहे, पॉइंट नंबर 2 उन्होंने बोला कि विधानसभा में कुल पड़े गए वैध मतों का 6% ले आओ और साथ में 2 MLA ले आइए, ठीक है। 2 MLA अगर आप जीत कर ले आए तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ये भी नहीं कर पा रहे तो उन्होंने बोला लोकसभा में 6% वोट ले आइए कुल पड़े वैध मतों का, और साथ में 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले आइए या 1 MP या 1 सांसद ले आइए जीतकर, तब भी आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो विधानसभा में 3% सीटें, जितनी भी सीटें हैं उसका 3% सीटें या कम से कम 3 MLA जीत कर ले आइए। आप दोनों में से जो भी ज्यादा हो उतना जीत कर ले आइए, तब आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? मेंस के क्वेश्चन बनेंगे ये कि बताइए राष्ट्रीय स्तर की पार्टी या राष्ट्रीय स्तर का दल बनने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के द्वारा कौन कौन से मापदंड तय किए गए हैं। 5 नंबर में लिखिए, यही लिखना पड़ेगा, जैसे लिखा हुआ है एक एक शब्द इसी प्रकार से लिखना होगा, तब बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। अगला क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर में कि बताइए क्या क्वेश्चन बनेगा मेंस का क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी पार्टी है या जितने भी दल है उनमें से किसी 3 का नाम लिखिए। 3 नंबर में ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये सारे लोगो भी मैंने इनके लगा चुका हूं, बीजेपी, कांग्रेस, ये बहुजन समाजवादी पार्टी, ये आपको मिल जाएगा CPI, CPIM, और ये आपका है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये नेशनल कांग्रेस NCP, ठीक है, ये NCP का। ये सारी चीजें NPP का शायद छूट गया है तो वो भी आप सर्च कर लीजिएगा एक बार। तो ये सारी चीजें हो गई। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए भारतीय संविधान में या भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन से मापदंड निर्धारित किए गए हैं। 5 नंबर में लिखिए, यही मापदंड ऐसे के ऐसे ही लिखना पड़ेगा भाई साहब, तब जाके आपको 5 में से 4 नंबर, 3 नंबर या जितने भी नंबर, आप ये डिपेंड करेगा आप किस प्रकार से लिख पा रहे हैं, ठीक। तो ये बात हो गई। इसके बाद की जो बातें हैं वो देखिए, अब ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहां पर देख ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ही बार पढ़ें इन चीज़ों को, तो आपका मेंस भी क्लियर हो जाए और आपका प्री भी क्लियर हो जाए। तो मेंस के लिए इन्होंने बोला कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग निष्पक्षता से अपना काम कर पाए और स्वतंत्र रूप से अपना काम कर पाए। इस चीज़ के लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान किए गए हैं, उन चीज़ों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर में आ जाएगा क्वेश्चन, या 3 नंबर में लिखिए कि कोई 3 पॉइंट लिखिए, किसी भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक है, तो पूछा जाएगा कि बताइए कौन कौन से ऐसे भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जो चुनाव आयोग को स्वतंत्रता और निष्पक्षता से काम करने के लिए बाधित करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि इसको संवैधानिक, पहली क्लास से चला रहा हूं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो सबसे पहला पॉइंट, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मतलब इसको समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करना होगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस है, मैंने आप लोगों को बताया ही था। मतलब नामुमकिन, मतलब ये मान के चलिए कि ये स्थायी है, संवैधानिक संस्था है, इसका मतलब है कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो स्थायी है। अब दूसरा काम क्या, सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, मैं सिर्फ एक स्लाइड में आपको रीडिंग करके बता रहा हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा की गई है। मतलब बोला गया है कि इनका एक निश्चित कार्यकाल होगा, ऐसा नहीं कि कभी भी नियुक्त कर दो और कभी भी हटा दिया जाएगा। क्या कार्यकाल मैंने आप लोगों को बताया था, इनका कार्यकाल कल हम लोगों ने देखा था 6 वर्ष, 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, या 65 वर्ष की आयु तक ये अपने काम पर पद पर बने रहेंगे। दोनों में से जो भी जल्दी हो जाएगा उस हिसाब से इनका रिटायरमेंट या इस हिसाब से इनके पद को खाली करना होगा। ठीक है, या तो 6 वर्ष तक काम करेंगे या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से कोई भी एक। ठीक, तो नियुक्ति, फिर तीसरा पॉइंट, नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का सेवा शर्तों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप सैलरी बढ़ा सकते हो लेकिन घटा नहीं सकते। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब यही है कि जो भी सेवा शर्तें हैं, एक बार नियुक्ति हो गई तो उसके बाद जो भी उनकी सेवा शर्तें हैं उनमें किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे कि उन्हें हानि हो या उनके लिए वो अलाभकारी हो। ठीक है, तो तीसरी चीज ये बोली गई। फिर अगली बार उन्होंने बोला मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर के बिना, मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश के बिना अन्य चुनाव आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्तों को पद से नहीं हटाया जाएगा। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि किसी अन्य आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों को अगर पद से हटाना हो तो उसे बिना मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के हटा दिया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बाद ही उन्हें अपने पद से हटाया जाएगा। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि निम्न जो आयुक्त हैं इनको पद से हटा दिया जाए, तब भी राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं होता कि हटा दे उन्हें। इस मुद्दे से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक कहानी लास्ट क्लास में बताया ही था, जो कि नवीन चावला से संबंधित थी, नवीन चावला से संबंधित, और प्रतिभा पाटिल के पास सिफारिश गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं। कार्यकाल में बता ही चुका हूँ कि कार्यकाल की सुरक्षा है, संवैधानिक संस्था है, किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साथ में मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना किसी को नहीं हटाया जाएगा। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज के समान दर्जा दिया गया है। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। चुनाव आयोग का एक स्वतंत्र बजट होता है, हम बजट जब पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, लेकिन मान के चलिए कि स्वतंत्र बजट मतलब एक बजट इनके पास स्वतंत्र आता है, एक अलग से बजट इनके लिए पेश किया जाता है और जो भी खर्चा करना होता है तो इनके बजट के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें करते हैं। एक स्वतंत्र बजट होता है निर्वाचन आयोग का। इसके बाद की स्लाइड में हम लोग देखेंगे, इसके बाद के स्लाइडों में देखेंगे हम लोग कि भारत में कौन कौन निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। तो सबसे पहले जो नाम थे वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनका नाम क्या था, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे वो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम, 2 सेकंड लिख ही देता हूँ शायद आपको दिख ना रहा हो, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो सुकुमार सेन जो थे वो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आपको नाम याद रखना है, केवी के सुंदरम। केवी के सुंदरम कौन थे, तो केवी के सुंदरम सबसे अधिक कार्यकाल तक इस पद पर बैठने वाले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो केवी के सुंदरम थे। फिर है एनपी सेन वर्मा। ये नाम एक एक बार याद रखना है, जिनसे संबंधित कुछ फैक्ट है तो वो मैंने यहाँ नीचे लिख दिए हैं, उनको तो याद करना ही करना है, लेकिन सारे नामों को आपको एक एक बार पढ़ना है। तो सबसे पहला जो नाम आप लोगों को पढ़ना है वो सुकुमार सेन। फिर सबसे अधिक कार्यकाल वाले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, केवी के सुंदरम, एनपी सेन वर्मा, नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह के बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज बने थे वो यहाँ से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जज बन चुके हैं नागेंद्र सिंह वर्मा, और भारत के भी मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो ये बताना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। जो भी हो पा रहा है मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आप लोगों को लिखना है। नागेंद्र सिंह यहाँ के जज भी रह चुके हैं और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। इसके बाद टी स्वामीनाथन, आपको एक एक बार नाम जरूर पढ़ना है, ठीक है। एस.एल. शक्धर, आर.के. त्रिवेदी, ठीक है। फिर ये है पेरी शास्त्री, R.V.S. पेरी शास्त्री। इसके बाद V.S. रमा देवी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि बताइए भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो उनका नाम है V.S. रमा देवी। दूसरा फैक्ट, सबसे कम कार्यकाल वाली जो चुनाव आयुक्त थी, मुख्य चुनाव आयुक्त थी, वो भी V.S. रमा देवी। तो V.S. रमा देवी से संबंधित दो फैक्ट, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त और सबसे कम कार्यकाल वाली मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी वो V.S. रमा देवी। फिर T.N. शेषन, इनका नाम याद रखना है। मनोहर सिंह गिल, इनका भी नाम याद रखना है, एक एक बार रीडिंग तो मार ही ले। फिर आ जाएगा जेम्स माइकल लिंगदोह। जेम्स माइकल लिंगदोह के बारे में बोला जाता है, जो फैक्ट है वो ये है कि प्रथम एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, तो एंग्लो इंडियन वे भारतीय होते हैं जिनका मूल तो भारत में नहीं था, मतलब वो मान के चलिए कि कोई इंग्लैंड का इंसान है और वो पैदा वहाँ हुआ है लेकिन वो भारत में आकर रह रहा है, उसे भारत की नागरिकता मिल गई है, तो उसे बोला जाता है एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो प्रथम ऐसे एंग्लो इंडियन थे जिन्हें भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था, एकमात्र और पहले एंग्लो इंडियन हैं जिन्हें, कौन है इनका नाम, माइकल लिंगदोह, ठीक है, ये नाम याद रखना है। फिर T.S. कृष्णमूर्ति, B.B. टंडन, इनका भी नाम याद रखना है। इनके बारे में मैं कल आपको बता ही चुका था। N. गोपाल स्वामी के द्वारा किसको, माननीय प्रतिभा पाटिल जी को सिफारिश दी जाती है, राष्ट्रपति थी हमारी, ठीक है, 2009 के समय पे, 2009। तो ये कहानी मैं आप लोगों को कल बता ही चुका हूं कि इनके द्वारा सिफारिश की जाती है, किसको हटाने के लिए, नवीन चावला जी को हटाने के लिए सिफारिश की जाती है, लेकिन माननीय प्रतिभा पाटिल जी ने मना कर दिया जाता है कि मतलब नहीं हटाया उनके द्वारा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की बातें मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद नवीन चावला अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं। फिर हम लोग देखेंगे डॉक्टर S.Y. कुरैशी, प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त। ये जो फैक्ट लिखे हुए हैं ये सब जिन भी चुनाव आयुक्तों के नीचे मैंने ये फैक्ट लिखे हैं, सबसे पहले उनको पढ़ें, बाद में सबके नाम पढ़ें, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उनके नीचे लिखे हुए हैं। V.S. संपत, हरिशंकर ब्रह्मा, ये नाम आप लोगों को पढ़ना है। डॉक्टर नसीम जैदी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो कुरैशी आपने याद रख लिए, प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त, और आप याद रखिए नसीम जैदी। नसीम जैदी का मतलब इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट काम किया, तो पिंक बूथ की अवधारणा। इन्होंने बोला कि महिलाओं के लिए एक ऐसा बूथ बनाएं जहां पर जितनी भी कर्मचारी हो वो सभी की सभी महिला हो और वोट डालने भी सभी की सभी महिलाएं वहां अलग से जाए, तो ऐसे बूथ को बोला जाता है पिंक बूथ। और ये पिंक बूथ की अवधारणा जो दी वो नसीम जैदी के द्वारा ही दी गई थी, ठीक है। अगले अगर हम लोग बात करें, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजीव कुमार, वर्तमान मतलब 25th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 25वें नंबर के जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम जो है वो राजीव कुमार। और इसी के साथ हमारा जो केंद्रीय चुनाव आयोग है या चुनाव आयोग के बारे में जितना भी डिस्कशन करना था हम लोगों को, हम कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। और मैं ये कहता हूँ कि आप अगर इतना ही डिटेल में पढ़ लें तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा और मेंस का भी सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक। इससे बाद में कुछ समितियाँ हैं तो देख लीजिए, ये समितियाँ भी देख लीजिए। संथानम समिति, तारकुंडे समिति,
ये जितनी भी समितियां हैं इनको आपको देखना है। क्वेश्चन क्या बनता है, तो क्वेश्चन सिंपल सा ये बनेगा कि बताइए निम्न में से किस समिति का संबंध चुनाव आयोग से है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र क्वेश्चन है। 2019 के मेंस का एक क्वेश्चन था कि चुनाव आयोग से संबंधित 3 समितियों के नाम लिखिए, 3 नंबर में क्वेश्चन आया था ये मुख्य परीक्षा में। तो उस समय अगर आपको ये समितियां याद नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे 3 समितियों के नाम कोई भी, ठीक है। इनमें से आपको एक एक बार इन सभी समितियों के नाम याद रखना है। तो इन सभी समितियों को भी आप एक बार डिटेल में देखिएगा। और इसी के साथ हमारा जो चुनाव आयोग है या निर्वाचन आयोग है हम लोगों का समाप्त होता है। कल की क्लास में हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। एक क्लास में वो खत्म हो जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी चुनाव आयोग के बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और इसी से रिलेटेड राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग भी लगभग ऐसा ही है। आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन कल की क्लास लेने से पहले, ठीक है, आप लोगों को चुनाव आयोग और उससे पहली वाली जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना होगा और उसको समझना होगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दे या टेलीग्राम पर हम लोगों को भेज दे या इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके वहाँ पर आप लोग मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर ये सारी चीज़ें समझ नहीं आई। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सबसे पहले डिस्कशन वही किया जाए आप लोगों के नाम के साथ, ठीक है, कि इनका डाउट था और उनके डाउट को हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि चुनाव आयोग क्या क्या काम करता है, निर्वाचन आयोग के कार्य हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय स्तर का जो दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए जो भी मापदंड होते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से ऐसे मापदंड होते हैं जिससे हमारी जो भी पार्टी है उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाए। अगले में हम लोगों ने देखा कि भारत में ऐसी कौन कौन सी पार्टियां हैं या भारत में ऐसे कौन कौन से दल हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है, ये भी देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मापदंडों को पूरा करना होता है, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने देखी। फिर हम लोगों ने देखा कि चुनाव आयोग अपना काम निष्पक्षता और स्वतंत्रता से कर पाए, इसके लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। ठीक, अगला हम लोगों ने सारे चुनाव आयुक्तों के, मुख्य चुनाव आयुक्तों के बारे में देख लिया। जिन भी चुनाव आयुक्तों के साथ मैंने फैक्ट लिखा है तो वो इम्पॉर्टेंट है, उनको तो आपको देखना ही देखना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने समितियां देख ली। ठीक, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने चुनाव आयोग को आज समाप्त कर दिया और उम्मीद करता हूं कि आप बार बार देखकर इसे बहुत अच्छे से समझे। और कल की क्लास का भी शेड्यूल मैंने आप लोगों को बता दिया कि कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में एक ही क्लास में सारा डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारे कोर्सेज के बारे में है कि एग्जाम ओरिजिनल्स आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर आता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या MPPSC 2020 के लिए पूरा कोर्स लेकर आया हुआ है। सब कुछ हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है 2022 के प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, अगर आप सुनिए, अगर आपको लगता है कि आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी है, आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन आपको दिक्कत है कि आपको साइंस समझ नहीं आती, तो आप जो यूनिट वाइज, हम लोगों के ऐप पर यूनिट वाइज भी सारे कोर्स अवेलेबल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है। तो अगर आप सिर्फ साइंस का कोर्स या किसी स्पेशल यूनिट का कोर्स हम लोगों से खरीदना चाहते हैं तो इकाई वार भी ये सारे पाठ्यक्रम आप हमसे खरीद सकते हैं। साथ ही प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी हम लोगों के पास अवेलेबल है। सीसेट की तैयारी करी जाती है और एनसीईआरटी का पूरा विश्लेषण या एनसीईआरटी का पूरा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए एग्जाम ओरिजिनल का ऐप डाउनलोड करें या आप इंस्टाग्राम पर हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, या इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैं तारेंद्र बेले आप लोगों से विदा लेता हूं। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।